खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम मॉर्निंग शो सलाम जेके लेकर आपका मेज़बान इशफाक और हाज़िर खिदमत है। अप्रैल की 19 तारीख सन 2025 और हर सुबह आपके सामने आने का मकसद होता है कि आपको खबर से बाखबर किया जाए, खबर तह तक आपको बताई जाए। खबर पर न सिर्फ खबर हो बल्कि तजिया भी हो, तबसरा भी हो। आज भी इसी पैटर्न पर सारा प्रोग्राम 10 बजे तक चलेगा। आखिरी 13 मिनट आपके साथ हम देंगे, 14 मिनट आपके साथ हम बिताएंगे 9:45 के फ़ौरन बाद, जब आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी, आपके मसाइल हुकूमत तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश होगी, इस उम्मीद के साथ कि इदारे आपकी आवाज़ को सुने, मामले को सुने और उसका हल करने की कोशिश करें। फटाफट से आप ज्वाइन करेंगे जो हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर और हमारे इंस्टाग्राम पर भी, जहां पर खबर, तजिया और तबसरा आपके साथ लगातार हम शेयर करते रहते हैं। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी लॉग इन और शेयर कीजिएगा। लाइव नशरियात भी वहां पर देखेंगे और तहरीरी मवाद भी आप तक हर सिमत पहुंचता रहेगा। आज की नशरियात में बात इंतहाई अहम होगी। मुल्क की सियासत पर भी बात होगी, रियासत की सियासत पर भी बात होगी, मौसम के मिजाज से आपको अपडेट करेंगे। एक सड़क का दिलदोज हादसा हुआ, उस हवाले से भी बात करेंगे। और दिल्ली में कल मुनक्किद हुई तकरीब का शोर अभी भी सुनाई दे रहा है। शोर क्या है, खबर क्या है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने एक एक करके रखने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि पूरा 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे। पहले पड़ाव पर सीधे चलते हैं, जहां पर हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे की। आसिफ रशीद मिर्जा स्टूडियो में मौजूद है, जो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। 8:39 स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। हफ्ते का दिन है, साल 2025, अप्रैल की आज 19वीं तारीख। अंग्रेजी या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक ज़रा तारीख के आईने में चंद अहम तरीन वाक़यात को समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है, कौन से ऐसे वाक़यात हैं, कुछ अफसोसनाक और कुछ सबक आमोज आज के दिन हुए हैं। तो इतिहास के पन्नों को जब पलटा, चंद वाक़यात हिस्ट्री ऑफ द डे में जो आपके सामने हम रख रहे हैं। हिंदुस्तान और आलमी तारीख में 1919 दिन आज का था जब अमेरिका की लैल्सेरोन ने पहली बार पैराशूट के जरिए छलांग लगाई। और स्काई डाइविंग का ये जो सिलसिला आज पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, एडवेंचर टूरिज्म जिसको नाम दिया गया, जहाँ से दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों को हमने देखा कि टूरिज्म पर मैप पर आए, नक्शे पर लाए गए, उसकी शुरुआत भी दरअसल यहीं से होती है। 1919 में पहली बार जो कोशिश हुई, उसके मस्बत नताइज आज भी बरामद हो रहे हैं। 1775 में अमरीकी इनकलाब का आगाज़ आज के दिन हुआ। आज ही की तारीख थी 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले पहले मगरबी बने। पहले वो वेस्टर्न थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर कदम रखा। तारीख 19 अप्रैल की थी। 1936 में फ़लस्तीन में यहूद मुखालिफ फसादात आज के दिन शुरू हुए। 2003 में आज से 22 बरस कबल चीन से ताल्लुक़ रखने वाली खातून या जो लिफ्टर जिनको कहा जाता है वेट लिफ्टर, बैंग मिंग चियान, जिनने आलमी रिकॉर्ड कायम किया सबसे ज़्यादा वज़न उठाकर। इसके 5 बरस बाद 2008 में पाकिस्तान के अंदर 2000 किलोमीटर रेंज की शाहीन 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा आज के दिन किया गया। और आज उस कोशिश को, या जो पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ हुआ था, उसको आज तकरीबन 17 से 18 बरस हो गए 2008 के बाद। 1976 में आज ही के दिन स्टीव जॉब्स और स्टीव ज़ियांग ने एप्पल कंप्यूटर बनाया। आज ही के दिन, यानी एक स्टीव और स्टीव वोज की कोशिश, उस मुश्तरका कोशिश ने मस्बत नताइज लाए। 1910 में आज ही के दिन हेली के दम का सितारा पहली बार खुली आंख से देखा गया। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक तारीख ये लिखती है कि आज के दिन हुआ है। 2008 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शोएब अख्तर पर 5 साल के लिए पाबंदी आज के दिन लगा दी। बाद में ये पाबंदी खत्म हुई, डोप टेस्ट हुआ, कुछ वहां से पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, लेकिन उनके फेवर में चीज़ें नहीं गई। हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग का जो पहला सीज़न हुआ 2007-8 में, उसमें वो शिरकत कर सकते थे, उनके लिए वो ऑप्शन रखा गया। मगर पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर वो किसी भी तरीके से, जिनके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के फैसले के मुताबिक उनने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी, इनडिसिप्लिन क्रिएट किया था और पाबंदी मजबूरन लगानी पड़ी थी। 1979 में ईरान में आज के दिन रायशुमारी हुई और इस तरीके से 98% वोटों के बाद शाह को बरतरफ किया गया। और इस्लामी इनकलाब का वो जो आगाज़ था, शुरुआत थी, एक तवील कोशिश के बाद बिलाखिर आज के दिन उसका आगाज़ हुआ था। 1948 में जियांग काई शेक चीन के सदर मुंतखब हुए और 1936 में आज ही के दिन सूबाजात को तकसीम करने का सिलसिला एक देखा गया। भारत के अंदर बिहार व उड़ीसा तकसीम हुए और 2 सूबे बिहार और सूबा उड़ीसा वजूद में आए।
19 अप्रैल 1936 को। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये अहम तरीन वाक़यात आपके सामने रखे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अगले 1.5 घंटे में कुछ अहम तरीन खबरें, मौज़ूआत और वो खबरें जो अभी तक आपकी नज़रों से नहीं गुजरी हैं आप तक पहुँचने वाली हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत कौमी खबरों से करेंगे और सबसे पहले ज़रा उन मामलात की बात जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, और अजमेर दरगाह एक बार फिर से सुर्खियों में है। इशफाक, चलिए जनाब ज़रा बात अजमेर दरगाह की करते हैं, जहां पर आज इंतहाई अहम सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि दरख्वास्त दहंदगान का मानना है कि अजमेर दरगाह के अंदर एक शिव का मंदिर है, इसलिए यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए और बाज़ाब्ता तौर पर मंदिर की तामीर के हवाले से सर्वे करवाया जाना चाहिए। मामला अगरचे चंद माह पुराना है, ताम आज सबकी नज़रें अदालत पर रहेंगी। अजमेर दरगाह का मामला है और अजमेर दरगाह के मामले पर दरख्वास्त दहंदगान का मानना है कि शिव का मंदिर यहाँ पर है अजमेर दरगाह के अंदर, इसलिए जो मामला है जी वो वर्कशिप एक्ट 1991 के हिसाब किताब को देखते हुए आगे बढ़ाया जाए जी। पटिशन जो है वो फाइल किया अश्विनी कुमार उपाध्याय, जिन्होंने वर्कशिप प्लेस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया है और कहा कि जनाब यहाँ पर दरअसल एक शिव मंदिर है, उसकी जगह पर एक मस्जिद बनाई गई है जो इंतहाई खिलाफ वर्जी, और यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वेज को दोबारा कराया जाए, खुदाई कराई जाए और यह पता लगाया जाए कि मंदिर यहाँ पर है या नहीं है। तो यही मामला जब अदालत के अंदर चला गया था तो अंजुमन की कमेटी वहाँ पर है, जो खुदामान अंजुमन है वहाँ पर उनकी जो कमेटियाँ हैं उनकी तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले में अपनी बात रखी गई थी और उन्होंने सिविल कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दी थी कि इस पूरे मामले पर समाअत नहीं होनी चाहिए, स्टे होना चाहिए, लेकिन फिलहाल मामला आगे बढ़ता चला गया। और ये बात ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेर शरीफ राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट के अंदर आज समाअत चल रही है। खुदामान का मानना है कि अंजुमन ज़ियारतगान की जो अंजुमन है वहाँ पर उनका मानना है कि हाई कोर्ट के सामने पहले ही मामला चला गया था स्टे के लिए, और जस्टिस विनोद जो है उनकी जो सरबराही वाली बेंच थी उन्होंने अगली तारीख दी थी और तारीख आज है और उम्मीदें लगाई जा रही है कि अदालत से आज थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिल सकती है। अब ये मान देख लीजिएगा कि मुख्तलिफ मकामात पर मंदिरों के होने की खबरें और इस तरीके की बातें जो वो चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन मामला राजस्थान का है जहाँ पर अजमेर शरीफ दरगाह के मामले पर आज अहम तरीन समाअत होगी और सबकी नज़रें अदालत पर लगी है कि क्या समाअत के दौरान स्टे किया जाएगा मजीद कार्रवाई को या आगे बढ़ाया जाएगा, सर्वे करवाने की इजाज़त दी जाएगी, और अगर सर्वे कराने की इजाज़त दी गई तो मामला और कहीं की ओर सिमट चला जा सकता है, वो भी एक बड़ा मामला है। लेकिन अश्विनी कुमार उपाध्याय जो दरख्वास्त दहंदगान है उनका मानना है कि उनकी जो पिटीशन है, जो दलील उसमें है वो इंतहाई मजबूत है और उन्हें उम्मीद है कि अदालत आज तमाम फरीकैन को सुनने के बाद अपना फैसला जो है वो सामने रखेगी। इसलिए बाद दोपहर तक एक बड़ी समाअत आज अदालत के अंदर होनी है अजमेर दरगाह को लेकर कि क्या दरगाह के अंदर सर्वे होगा नहीं होगा, मंदिर की जो बातें बताई जा रही है किस हद तक वो सही है नहीं है। और ये वो दरगाह है जहाँ पर सिर्फ भारत के अंदर के लोग नहीं आ रहे हैं, भारत के अंदर जो भारतीय है वो इस दरगाह को नहीं मानते, जो इंडियंस है वो नहीं मान रहे, बल्कि अक्रॉस द इंडिया यानी इंडिया के बाहर, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक के लोग हो या दुनिया भर के जहाँ पर भी लोग हैं उनके नज़रों में ये दरगाह है और दुनिया भर से लोग यहाँ पर अकीदत एहतराम के साथ आ रहे हैं। लेकिन मामला अजमेर दरगाह का मामला है जहाँ पर मंदिर होने की शिकायत दर्ज की गई है और मामला आज अदालत के अंदर है। देखना है कि बाद दोपहर अदालत वर्कशिप प्लेस एक्ट पर क्या कुछ अपनी बात रखती है। चलिए एक खबर आपके सामने रखें, लेकिन अजमेर से ज़रा दारुल हुकूमत दिल्ली का रुख करते हैं, जहां पर एक दिलदोज हादसा पेश आया और एक इमारत गिरी है जिसके नतीजे में अभी तक 4 लोगों की मौत की तस्दीक कर दी गई है। दारुल हुकूमत दिल्ली का मुस्तफाबाद इलाका, जहां एक इमारत गिरने से आसपास मलबे में 10 लोगों के फंसे होने की शुरुआती रिपोर्ट्स मंजरेआम पर आई, जिसकी तस्दीक खुद मकामी अथॉरिटीज़ और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अफसरान की जानिब से की गई। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी मंजरेआम पर आई, जिससे ये पता चला कि मुस्तफाबाद इलाका दिल्ली का, जहां अलल सुबह हफ्ते की सुबह आज यह हादसा पेश आया और इसके फौरन बाद कार्रवाई शुरू की गई। जबकि पुलिस अथॉरिटीज़ ने जो कंफर्म किया, संदीप लामा जो एडिशनल डीसीपी हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, उनके मुताबिक उनकी जानिब से जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तो तकरीबन 3 बजे के आसपास हादसे की उन्हें इतला मौसूल हुई, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू होता है।
10 लोगों को रेस्क्यू करके मलबे से निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हीं 10 में से माफ कीजिएगा 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन 14 में से 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। जिसका मतलब यह है, और ये सीसीटीवी फुटेज भी जो सामने आ गई है, जिसकी तस्दीक पुलिस अथॉरिटीज की जानिब से की गई, 14 लोगों को जिन्हें बचाया गया, 4 लोग मारे गए हैं। 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिरी है और इसकी जद में ये 14 लोग आए थे, लेकिन 8 से 10 लोग अभी भी इमारत के मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। इसका शुबा जाहिर किया जा रहा है, जिसलिए ऑपरेशन ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया, यानी इमदादी कार्रवाइयां चल रही हैं। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है और कुल मिलाकर दारुल हुकूमत दिल्ली की जो पुलिस है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है और मकामी लोगों के ताउन से इस ऑपरेशन को आगे ले जाया जा रहा है। मुस्तफाबाद में अलग सुबह 3 बजे के आसपास होने वाले हादसे में 4 लोगों की मौत की तस्दीक की गई है और खबर है कि मरने वालों में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं, लेकिन 8 से 10 लोग जख्मी, जबकि 8 से 10 लोग फंसे भी हुए हैं। इस तरह की कंफर्मेशन हो रही है। इस हादसे के बाद इस वक्त तकरीबन जब 9 बजने वाले हैं, ऑपरेशन 5 घंटों से मुसलसल जारी है। चलिए जनाब, मुस्तफाबाद के अंदर बचाव कार्रवाइयाँ जारी है। अब तक 4 लोगों के मारे जाने की तस्दीक हो रही है, कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं और सर्विलेंस टीम वहाँ पर है, सीसीटीवी कैमरा में ये पूरी वारदात जो है वो कैद भी हुई है और अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात वक्फ कानून की करते हैं। वक्फ का कानून जिसे बाज़ाब्ता तौर पर सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू के दस्तखत भी हुए हैं, लेकिन अदालत के अंदर 60 से ज़्यादा दरख्वास्तें चली गई इस कानून के खिलाफ और समाअत भी चल रही है। दौरान समाअत अगरचे दरख्वास्त दहंदगान को कुछ राहत ज़रूर देखने को मिली है, ताहम आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम है, क्योंकि हैदराबाद के अंदर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतमाम से एहतजाजी प्रोग्राम को शक्ल दे दी गई है। एहतजाज किया जाएगा और ये एहतजाज ऑल इंडिया AIMIM की कॉल पर किया गया है और माना जा रहा कि AIM की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर आज रात को मीटिंग बुलाई गई है उनके हेडक्वार्टर दारुस्सलाम हैदराबाद के अंदर, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान मौजूद रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की दरख्वास्त पर इस इजलास को तलब किया गया था AIM हेडक्वार्टर के अंदर और ये माना जा रहा है कि जो सदर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खालिद सफ़ीउर रहमानी साहब, वो 7:30 बजे से 10 बजे के दरमियान शाम को इस मजलिस मीटिंग के अंदर शामिल रहेंगे, जिसके बाद कल एक बड़े एहतजाजी प्रोग्राम को भी तश्कील दे दिया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तेलंगाना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आंध्र प्रदेश और दीगर मजहबी तंजीमों का मुश्तरका इजलास हैदराबाद के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है आज शाम को, और उसके बाद एक हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी कि अगरचे हुकूमत को अल्टीमेट नोटिस चला गया है, छोटी सी राहत भी मिली है, लेकिन वक्त बाय यूज़र और दीगर मामला को लेकर आइंदा हिकमत अमली क्या कुछ रखनी है, इस पूरे मामले पर आज 3 से 4 घंटे की मीटिंग के दौरान हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा। और कल आप देखेंगे कि हैदराबाद के अंदर एक बड़े अवामी इज्तिमा का भी एहतमाम किया गया है। आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कानून सरीहन खिलाफ वर्जी है, ताहम सबकी नजरें जहां अदालत पर भी मरकूज रहेंगी। लेकिन फिलहाल खबर ये कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार अपनी हिकमत अमली को तरतीब दे रहा है। आज दारुस्सलाम के अंदर शाम को इजलास होगा और कल हैदराबाद के अंदर एक बड़े अवामी इज्तिमा की खबर भी सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंतहाई अहमियत का हामिल अगला हफ्ता, जहां पर उन तमाम नौजवानों को जो रोज़गार के हवाले से कोशिशें कर रहे थे और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में नौकरी हासिल करना चाहते थे, जिनने अप्लाई किया है और जिन लोगों की सिलेक्शन हुई है, उन्हें रोज़गार मेले में एक बार फिर से सर्टिफिकेट्स तकसीम होंगे। यानी मुल्क के अंदर रोज़गार मेले का एक सिलसिला जो मौजूदा सरकार ने चलाया है, वो 26 तारीख को फिर से होने जा रहा है और 26 अप्रैल को जब रोज़गार मेला होगा तो ये 15वीं किस्त होगी या 15वां प्रोग्राम होगा। जब से ये प्रोग्राम शुरू हुए हैं 51,000 नौजवानों को वर्चुअली वज़ीर आज़म के हाथों और दीगर वज़रा के हाथों जो तकर्री नामे हैं या अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो फराहम किए जाएंगे। और इतलात के मुताबिक पूरे मुल्क के अंदर, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, रोज़गार मेले के तहत 46 मकामात पर प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। रोज़गार मेले की शुरुआत दारुल हुकूमत दिल्ली से वज़ीर आज़म के हाथों होगी, जो वर्चुअली इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। और ख़बर है कि मरकज़ी वज़रा, मुख्तलिफ रियासतों के वज़रा आला जो कि फ़िज़िकली इन प्रोग्राम्स में का हिस्सा बनेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले प्रोग्राम में भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल रहेंगे और अपॉइंटमेंट लेटर्स जब दिए जाएंगे तो ये 15वां प्रोग्राम होगा रोज़गार मेले के तहत 26 तारीख को, जिसमें 46 मकामात मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों व यूटीज़ इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर
51,000 से ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स या तकर्रीनामे तकसीम किए जाएंगे। और माजी में भी ये प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत 22 अक्टूबर को साल 2022 में की गई, यानी 3-3.5 साल का ये जो अरसा बीता है, इसमें लाखों नौजवानों को इसी तरीकाकार को अपनाते हुए वज़ीर आज़म, मरकजी वुज़रा, रियासती वुज़रा या फिर वुज़रा आला के हाथों अपॉइंटमेंट लेटर्स फराहम किए जाते रहे, चाहे वो लद्दाख की बात हो, कश्मीर से कन्याकुमारी की बात हो। और यही सिलसिला नौजवानों को बाख्तियार बनाने, रोजगार मेले के तहत उनको डायरेक्टली सरकारी स्कीमों या प्रोग्राम्स या सरकारी महकमों में नौकरी फराहम करने का सिलसिला गुज़श्ता 3 वर्षों के दौरान देखा गया है, जिसका एक और प्रोग्राम 26 तारीख को होगा। 51,000 लोगों को जो रोजगार के ऑर्डर्स यानी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दिए जाएंगे, उनमें सबसे ज़्यादा मुलाजमतें जो हैं वो रेवेन्यू महकमे में हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर है, और 46 मकामात ऐसे हैं पूरे मुल्क के अंदर बशमूल यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, जहां पर इस तरीके का एहतमाम किया जा रहा है। इतलात और ख़बर यह है कि रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी इस तकरीब का हिस्सा बनेंगे, जब 26 अप्रैल को 15वें रोजगार मेले का इफ्तिताह वज़ीर आज़म वर्चुअली दिल्ली से करेंगे, जिसके बाद पूरे मुल्क के अंदर ये असनाद बांटी जाएगी। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जनाब मुख्तलिफ मकामात पर जो है ये मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर ये रोज़गार मिले। अभी जो इतलात हमारे पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंटल, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडीज़, हेल्थ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ के तहत जितने भी इदारे हैं, वहाँ पर ये खाली पड़ी असामियाँ थी, जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता करके एक मैकेनिज्म के तहत पूरा किया गया, और 51,000 लोगों को 26 तारीख को रोजगार के ऑर्डर्स फराहम किए जाएंगे, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स फराहम किए जाएंगे, और इफ्तिताह वज़ीर आज़म साहब की तरफ से नई दिल्ली में वर्चुअली किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर भी कई मकामात पर इस तरीके की तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। ब्रेक का वक्त हो गया जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि छोटे से ब्रेक के लिए रुका जाए। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन हाईवेज की सूरत हाल क्या कुछ है, इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पिछले कई सालों से इंतजार में है मुलाजमीन, कौन से मुलाजमीन इंतजार में है, इंसाफ कब मिलेगा वो भी आपको बताएंगे। फिर फॉर्मर रॉ चीफ ए एस दुल्लत ने कल अपनी किताब की रस्मी रोनुमाई तो कर ही ली, लेकिन रस्मी रोनुमाई के दौरान भी इंतहाई अहम बड़ी बात बताई और पाकिस्तान के लिए क्लीन स्वीप भी कर दिया। क्या बात है बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। सलाम जीके के दूसरे पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं। बात ज़रा मौसम के हवाले से भी कर लेते हैं और उसके बाद सड़क हादसे की और दीगर कुछ सियासी मामलात हैं जिन पर बात करना है या आपको बात बताना इंतहाई लाजमी हम समझते हैं। प्रोग्राम में बात जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाली मौसमियाती तब्दीली की, जिसकी पेशनगोई महकमा मौसमियात दारुल दिल्ली के दफ्तर से और मुंबई के दफातर से पहले की जा रही थी। शुमाल जनूब के अंदर, ख़ास तौर से शुमाली भारत के अंदर बारिशों का, तेज़ हवाओं का, आंधी का, सालाबारी का एक सिलसिला देखा जाएगा, जिसकी तस्दीक 3 रोज़ पहले की गई थी और उसी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम ने करवट ली है। मुख्तलिफ मकामात पर रात देर गए तक बारिशें हुई हैं और इस वक्त भी अलग अलग मकामात पर जम्मू कश्मीर में बारिशों का एक सिलसिला है। शदीद किस्म की सालाबारी से शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर में नुकसान की इतलात हैं। तस्वीरें श्रीनगर की, जहां रात देर गए तक शदीद बारिशों का सिलसिला देखने को मिला। जो पिछले दिनों हम देख रहे थे कि टेम्परेचर काफ़ी राइज हो रहा था, अप्रैल के महीने में काफ़ी गर्म तरीन दिन सीज़न का रिकॉर्ड किया गया। उस शदीद या बढ़ती गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन कल के 3-4 घंटे और आज का तकरीबन 6 से 7 घंटे का ये जो अरसा गुजरना है, इसमें फिर से आंधी या तेज़ हवाओं का एक सिलसिला देखने को मिलेगा। महकमा मौसमियात जम्मू और श्रीनगर के दफातर से इस बात की तस्दीक की गई है। दूसरी कुछ तस्वीरें आप हेल स्टॉर्म की भी साथ साथ देखेंगे, जहां साउथ कश्मीर के शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग से खबरें हैं कि मुतअद्दिद मकामात पर मेवा बागात को या फसलों को नुकसान की खबरें हैं। ज़री सरगर्मियाँ अगरचे अभी शुरुआती दौर में दाखिल हुई थी, आगाज़ हुआ था, लेकिन शदीद किस्म की सालाबारी ने नुकसान पहुंचाया। शाम 6:30-7 बजे के बाद मौसम ने अचानक करवट ली और तेज़ हवाओं का एक और सिलसिला देखा गया। अगले 2 दिनों तक, यानी कल का पूरा दिन 20 तारीख फिर 21 तारीख की दोपहर तक वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के मुख्तलिफ बालाई इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी, लेकिन सालाबारी ने सबसे ज़्यादा मुतासिर जनूबी कश्मीर के इलाकों को किया है। और आज जो एडवाइजरी भी है, जिसके मुताबिक 19 और कल 20 तारीख को मुतअद्दिद मकामात पर 40 से 50 और 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार हवाएं भी चलेंगी। और दूसरी जानिब मुतअद्दिद मकामात पर मड स्लाइड्स, लैंड स्लाइड्स या स्टोन शूटिंग का भी खतरा है। इसलिए शहरियों से पहले ही एडवाइजरी के जरिए अपील की गई थी कि वो सख्त एहतियात बरतें या फिर ज़री सरगर्मियों को मुअत्तल करने के पहले से ही उनको मशवरे दिए गए थे। कई एक जगहों पर मकामी सतह पर सतह आब में इजाफा हो सकता है, इसलिए लोगों को कहा गया कि मकामी नदी नालों के आसपास ना जाए। 18 तारीख को जो हमने सिलसिला देखा, कई एक जगहों पर स्ट्रॉन्ग विंड्स देखी गई, बारिशों का एक सिलसिला। रात भर जम्मू सूबे के अंदर हल्की बारिशों का एक सिलसिला भी कई मकामात पर देखा गया। और इस नई एडवाइजरी के मुताबिक पहलगाम, कुलगाम, सिंथन पास, शोपियां, पीर की गली, सोनमर्ग, जुजीला, बांडीपुरा, राजदान टॉप, इसके अलावा गुलमर्ग, कुपवाड़ा, साधना पास, जम्मू सूबे के अंदर किश्तवाड़, डोडा, शोपियां, राजौरी, पुंछ, साउथ कश्मीर से लेकर राजौरी पुंछ के इलाकों तक आज फिर से बारिशें और तेज़ हवाओं का एक सिलसिला देखा जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किए हैं। डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हैं, श्रीनगर दफ्तर में मुसलसल खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज दिन भर और कल यानी आइंदा 24 से 48 घंटों में क्या सूरत हाल रहने वाली है? जो प्रेडिक्शंस आपकी तरफ से की गई थी, क्या उसी को दुरुस्त माना जाए या कोई तब्दीली का भी आसार है, कोई इम्कानात है? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मौसम जैसे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि मौसम करवट लेगा 18 दोपहर से, और कल बारिशों के साथ झालाबारी हुई, हेल स्टॉर्म अलग अलग जिलों के अंदर, खासकर शोपियां, कुलगाम, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के अंदर भी, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, और इसी तरह नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, बारामूला, सारे जगहों पे झालाबारी से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और लगभग 35 से लेकर 45 मिलीमीटर तक की बारिशें अलग अलग जिलों के अंदर हुई है, खासकर नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ कश्मीर के अंदर। और उसके साथ साथ गस्टी विंड्स भी चले हैं, कुछ एक मकामात पे लगभग 50 से लेकर 60-70 किलोमीटर तक की भी विंड स्पीड जो है रिकॉर्ड की गई है, खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो। और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी देखी गई है, खासकर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के जो हायर हिस्से हैं, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के जो हायर हिस्से हैं। और आज भी जो है मौसम इंटरमिटेंटली दोपहर तक हल्की बारिशें रहेंगे, और दोपहर के बाद जो है थोड़ा सा इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, तेज हवाओं का सिलसिला जो है दोपहर के बाद रहने के चांसेस है। और कल भी जो है खासकर डे टाइम में थोड़ा मौसम ठीक रहेगा, बाद दोपहर जो है मौसम एक बार फिर करवट लेगा, तेज हवाओं के साथ झालाबारी, कुछ एक मकामात पे, कुछ एक जगहों पे तेज बारिशें शॉर्ट पीरियड के लिए। तो कल खासकर लेट इवनिंग या रात तक रहेगा थोड़ा एक्टिविटी। 21 को भी जो है मौसम थोड़ा सा क्लाउडी, कुछ एक जगहों पे हल्की बूंदाबांदी के चांसेस है, लेकिन कोई मेजर स्पेल या कोई मेजर वेदर नहीं है।
तो 22 के बाद जो है मौसम पूरी तरह ड्राई है लगभग 28 अप्रैल तक। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा 22 तारीख के बाद ये जो आपने पहले एडवाइजरी में ये भी कहा था कि या जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से और उससे पहले कंसर्न लोग भी बता रहे थे कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको सस्पेंड किया जाए, 17 तारीख तक जो कुछ करना वो कर सकते हैं। 21 या 22 के बाद जो आप तस्दीक कर रहे हैं कि मौसम में बेहतरी के आसार हैं, उसके बाद से ही दोबारा से ज़रूरी सरगर्मियां शुरू की जा सकती हैं काश्तकारों के लिए, या जो बाग मालिकान ने जितने भी ऑपरेशंस करने हैं या काम करना है वो शुरू किया जा सकता है? इसमें जो स्प्रे ऑपरेशन हैं, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, या इरिगेशन का काम हो, हार्वेस्टिंग का काम हो, फील्ड प्रिपरेशन का काम हो, ये सारी चीजें 22 तारीख के बाद कर सकते हैं। फिलहाल वेट स्पेल रहेगा इंटरमिटेंटली, तो कोई भी फार्म ऑपरेशन जो है उसको ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुख्तार साहब हमारे साथ थे, डायरेक्टर महकमा मौसमियात। तो आज और कल अगर आप मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सफ़र करना चाह रहे हैं तो ज़रा सोच समझ कर करिएगा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फिलहाल ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन लैंडस्लाइड का खतरा है, स्टोन शूटिंग का खतरा है, मड स्लाइड्स का खतरा है। दूर दराज इलाकों में आप सफ़र कर रहे हैं तो फिर भी सोच समझ कर, अगर आप सिंथन टॉप मुगल रोड से प्लान बना रहे हैं ट्रैवलिंग का, तो वहाँ पर भी सोच समझ कर कोशिश इकदाम की ज़रूरत है। साधना टॉप, शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर, इसके अलावा श्रीनगर ले हाईवे पर आप चलना चाह रहे हैं तो ट्रैफिक प्लान और एडवाइजरी के मुताबिक काम करें ताकि रास्ते में जाकर मुश्किलात पेश ना आए, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज तकरीबन 6 से 7 घंटे ऐसे गुजरने वाले हैं। ये जो शाम देर गए की तस्वीरें हैं, ये सिचुएशन दोबारा से क्रिएट हो सकती है। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तेज़ हवाएं परेशानी का बायस बन सकती हैं। इशफाक, चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर ज़रा आपको जनूबी कश्मीर से बताते हैं, जहां आज सुबह सुबह एक और हादसा पेश आया जिसमें चंद मुसाफिरों के ज़ख्मी होने की कंफर्मेशन हो रही है। इतलात के मुताबिक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर एक टेम्पो ट्रैवलर हादसे का शिकार अवंतीपुरा के मकाम पर हुआ। बरसो अवंतीपुरा के अंदर होने वाले इस हादसे में 4 मुसाफिर ज़ख्मी हुए हैं, जिनकी तस्दीक की जा रही कि इनका ताल्लुक दीगर रियासतों से है। जम्मू कश्मीर में गालिबन ये सियाहत की मकसद से आए थे, और ख़बर यह है कि इनका ताल्लुक जो था बिलासपुर छत्तीसगढ़ और साथ साथ जम्मू के इलाके अखनूर से, और माना जा रहा है कि जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे थे। और सुबह सुबह रात को बारिशें भी हुई थी, तो हल्की सी ठंड भी थी, शायद नींद का गलबा ज़्यादा था, और सीधे डिवाइडर पर आकर गाड़ी जो है वो चढ़ी है, जिसके बाद ये हादसा पेश आया। और अभी तक जो हमारे पास इतलात है, सुमित्रा जो छत्तीसगढ़ की है वो इसमें ज़ख्मी हुई है। मुकेश कुमार जिनका ताल्लुक जम्मू से अखनूर के हैं, ये ज़ख्मी हुए हैं, और इनका फ़ोन नंबर 949103771603 भी आ गया है। और उसके साथ साथ विकास जिनके वालिद साहब का नाम नरेंद्र सिंह है, ये भी जम्मू के हैं, ये भी यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं। और हरिशंकर ये चौथे आदमी है जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ के हैं, और ये 4 लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात खबर है। अगरचे इन तमाम ज़ख्मी को पहले मकामी तौर पर अस्पताल लाया गया था, जहाँ पर इनका फर्स्ट एड किया गया। उसके फ़ौरन बाद इन तमाम ज़ख्मी को श्रीनगर भी भेजा गया है, जहाँ पर उनकी हालत मुस्तकम बताई जा रही है। ताहम सड़क का दिलदोज हादसा अवंतीपोरा में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सुबह सुबह वाक़या पेश है। आप देख सकते हैं कि हल्की सी धुंध है, सुबह सुबह बारिशों का, रात भर बारिशें चली थी, सुबह भी बारिशें हो रही थी, और अचानक से टेम्पो ट्रैवलर की सूरत हाल क्या है जो जम्मू से श्रीनगर क्यों जा रहा था। हादसा इतना भयानक था कि किसी की मौत अगरचे अभी तक नहीं हुई है, ताहम गाड़ी खुद बता रही है कि कितनी ज़ोरदार टक्कर इस पर लगी हुई है। और अभी तो खबर इतलात है कि 4 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है, और 4 को मकामी तौर पर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के थ्रू वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। तफसीलात थोड़ी देर में मज़ीद आएंगी। तो फिलहाल खबर यही है कि बारसू अवंतीपोरा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सड़क का दिलदोज हादसा हुआ है। 4 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है, जिन्हें मकामी तौर पर अस्पताल पहुँचा दिया गया है। मौसम भी काफ़ी ख़राब है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो एडवाइजरी है उस पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाएं। और दूसरी तरफ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ख़ास तौर से सफ़र करना चाह रहे हैं तो बनिहाल रामबन वाले स्ट्रेच में ज़्यादा मुश्किलात रहती हैं, इसलिए कंसर्न ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता कायम करने के बाद और ऑफिशियल हैंडल्स पर जाइएगा, ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो ट्रैफिक पुलिस के हैं वहाँ से भी अपडेट लेने के बाद सफ़र करें ताकि ऐसी सूरत हाल से न गुजरना पड़े। चलिए जनाब, अब ज़रा बात करते हैं फॉर्मर रॉ चीफ एएस दुलत की किताब की, क्योंकि किताब हम सब के सामने है। कल बाद सपहर नई दिल्ली के अंदर साबिक रॉ चीफ एएस दुलत ने अपनी नई किताब की रस्म रोनमाई की है,
और रस्मी रौनमाई के दौरान अगरचे जम्मू कश्मीर और दिल्ली के अंदर मुकीम बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इस तकरीब पर मौजूद थे, लेकिन तकरीब से खिताब करते हुए एस दुल्लत ने कुछ अहम तरीन नुकात पर अपनी बात रखी है। साबिक सरबराह रॉ का बड़ा बयान सामने आया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक सीनियर लीडर है और अपने वालिद की कद को भी पार कर सकते हैं। एक तरफ से ये उनका मानना है और दूसरी तरफ से उनका ये भी मानना है कि जिस तरीके से सन 1990 में कश्मीरी पंडित वतन छोड़कर महाजरत की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हुए हैं, अगरचे सूरत हाल उस वक्त उस तरीके की बनी थी, ताहम उस वक्त के गवर्नर इन तमाम हालात वाक़ात से बाखबर थे। और तीसरी बड़ी बात कि सन 1990 में जिस तेज़ी के साथ मिलिटेंसी उरूज पर आई, तो उस वक्त के ISI के सरबराह ने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि आखिर ये किस तरीके से हो रहा है। ये बातें तब अमर सिंह दुल्लत साहब ने कही जब वो साबिक वज़ीर आला के बारे में बात कर रहे थे, फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में बात रख रहे थे। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, नई दिल्ली के अंदर ये तकरीबी रोनुमाई हुई है। और यहाँ पर अगर हम कल हमने देखा कि जस्टिस जो चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस ठाकुर साहब थे, उन्हें माजरत जाहिर की थी, उन्होंने कहा था कि जनाब वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि इस किताब के आसपास काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सियाँ हैं। लेकिन फाइनली अब खबर यह है कि मुख्तलिफ सफ़ात को जब आप ट्विस्ट करके देखेंगे, जब आप खंगालेंगे तो पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे हालात वाक़ात इस किताब के अंदर दर्ज किए गए हैं। कहीं पर सवाल भी उठाए गए हैं और जल सक्सेना के मामले पर भी अपनी बात रखी है, जगमोहन के मामले पर अपनी बात रखी है और दीगर मामला भी कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सूरत हाल बनी हुई है उसको जिस तरीके से लेना चाहिए था नहीं लिया गया। और दिल्ली के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स है उन्हें सिर्फ एक प्रिज्म से जम्मू कश्मीर को नहीं देखना चाहिए, बल्कि सूरत हाल कुछ और भी है जिसकी अक्कासी आज भी हो रही है। फटाफट से जरा अमर सिंह दुल्लत साहब को सुनते हैं कि क्या कुछ उन्होंने रस्मी रोनुमाई के दौरान और बाद में कहा है। Quoting it all wrong because English is a difficult language to understand. So this book is not about that one paragraph, because you should read what comes before that on the same page and what comes after that on the same page, and then carry on with the story. And if you come to the last page, you'll understand what this story is all about. It's about a great man. I've said the tallest leader of Kashmir, one of the tallest leaders of the country, and my friend sitting here, Prabhat, corrected me. When I told him about the book, he said, "Sir, you need to get serious. He's one of the tallest leaders of the world." And I go along with Prabhat. Thank you for correcting me, Prabhat, because Dr. Saab is a legend. Whatever anybody might say, this will not change. And before I come to the end of that, there is one other thing. There's a little epigraph in the book, apart from the dedication. And it's, I've quoted the great man, Vaidhi Gundevia, whom I never had the good fortune of knowing or meeting. But our vice president here would know him. Manisa would know him. And he says, the sands are running out. Time is on nobody's side. We need to move on. And we need to move on with Pakistan. I don't know how many people will agree with me, but I've said this umpteen times, and I will continue to say it, that we must move forward with Pakistan. Sure. I really don't know what transpired. I did ask Dr. Saab, and I asked Umar as well, and they said we were told nothing at all. And while writing this book, I again asked Dr. Saab. He said, "Bhai, मैं भूल रहा हूँ, आप उमर से पूछ लो." But the response I got from both father and son was that they had been told nothing. So it's got nothing to do with what people are saying today. You know, it's a lot of rubbish. That's all I can say. Okay. The second bit,
that I think people have seized on. The real paragraph in question is one where you say you spoke to Farooq afterwards, and he was upset and he was hurt, and he said if they'd wanted to do something like this, they could have involved us. We could have taken it to the assembly and done it, you suggest, by consensus. This has been interpreted to mean that he said, oh, jolly good, I'm so glad they've done the abrogation. Would you? So it's absolutely nonsense. There was not one single Kashmiri anywhere who supported the abrogation. And there are a lot of Indians who spoke against it. I did. I wrote against it. I spoke against it. And a lot of other Indians did. I remember our former Union Home Minister Chidambaram Sahib speaking with a lot of passion in Parliament. And he referred to it as a monumental blunder, you know. So there's no question of any Kashmiri supporting it. Now, of course, as time has gone, you know, and the Supreme Court says everything is okay, so the Kashmiri probably feels that 370 is not going to come back, although he is still willing to fight for it. Coming to what happened between Farooq and me, I'd gone to see him. It was the 12th of February 2020. And he was very dejected. He was heartbroken. And he spoke very little that day. In fact, he spoke so little that ultimately I had to tell him, please let me speak to Safia, his daughter. And I spoke to Safia for half an hour. But what transpired between Dr. Saab and me was that he said, I mean, he couldn't just fathom or understand why, after being with India all his life, and his family and his father and everybody being with India, they had to lock him up. That was the crux of it. So he said, if they had to do this, why could they not take us into confidence? That's the crux of the whole thing. Critique of Dr. Abdullah. It's in praise of Farooq Sahib. I think people need to understand that. से 4 दिनों के दौरान हुई हैं और अब ऑफिशियली किताब भी लॉन्च हो गई है और मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ के अंदर ऑनलाइन किताब ख़रीदने का भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी इसमें ज़ाहिर की गई है। कुछ बातों पर क्लैरिफिकेशंस दी गई साबिक रॉ सरबराह की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बहाली या मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, इस पर भी उन्होंने फिर से वकालत की। बाकी ये भी कहा कि हुकूमती इदारों पर निर्भर करता है, उन पर जिम्मेदारी है वो क्या इसमें करेंगे, और साथ साथ कश्मीरी पंडितों के हवाले से भी और साबिक या उस वक्त के गवर्नर की बात का जिक्र करते हुए कहा कि आम शहरियों या आम लोगों को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराना कोई सही बात या मुनासिब चीज़ नहीं है, जो कुछ माजी में कश्मीर सूबे के अंदर हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा माहौलियात के हवाले से करते हैं। कल एक रिपोर्ट आपको प्रोग्राम में हमने बताई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में पानी की कमी होगी और इसका एहसास वक्त गुजरने के साथ साथ कई एक इलाके करने लगे हैं। आज जो नंबर्स या जो फिगर्स आपके सामने रखेंगे वो सर्वे के बाद रखेंगे जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर किया गया, और एक ख़ास मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बर्फ़ानी जो झीलें हैं अलग अलग मकामात पर अचानक टूट सकती हैं। एक तो इसका ख़तरा मुसलसल बढ़ रहा है और ख़तरात बरकरार हैं, इसकी तस्दीक खुद मकामी अथॉरिटीज़ करती हैं। दूसरा, एक सर्वे जो कि बहुत पहले शुरू किया गया था, जो सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल और किश्तवाड़ ज़िले के अंदर शुरू हुआ, कि जो बर्फ़ानी झीलें हैं इनको टूटने का ख़तरा है या नहीं, ये समझने की कोशिश की जाएगी। और बाकी चीज़ें भी कि कल को जाकर जो चैलेंजेस हैं वो ग्लेशियर्स के हवाले से क्या हैं या जो झीलें हैं उनका क्या होगा। तो इतलात ये हैं कि आने वाले वक्त में सर्वे मज़ीद आगे ले जाया जाएगा, अलग अलग जगहों पर किया जाएगा, लेकिन दोनों खित्तों की, जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात है, तो नुकसान दोनों जगहों पर हुआ है और मुस्तकबिल में मज़ीद नुकसान होगा, जिससे एक बड़ी आबादी मुतासिर होगी। और अलग अलग मकामात पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऊंचाई वाले जो हिस्से हैं, यहाँ अचानक इस हिमालयन बेल्ट के अंदर या पूरे खित्ते के अंदर बर्फ़ानी झीलों के इन हिस्सों में अचानक पड़ने का ख़तरा बरकरार है। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर एक हिकमत अमली तरतीब दी गई है कि अगर कहीं पर ख़तरा लाहक है तो क़ब्ल अज़ वक्त इन ख़तरों का पता लगाया जा सके और क्या कोशिशें की जा सकती हैं कि ख़तरात से बचा जा सके, इसके लिए भी एक कोशिश होनी चाहिए। तो फौरी तौर से हुकूमती इदारे अब नींद से जागे हैं, लेकिन क्या इन इक़दामात और इन कोशिशों से हम मस्बत नताइज या पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे या नहीं, ये समझने वाली ज़रूरत है। ज़रा मज़ीद इस पर बात करेंगे और माहिरीन जो बहुत पहले से इसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है, उनकी ज़बान में इन मामलात को समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर तौसीफ भट्ट साहब हमारे साथ हैं,
माहौलियाती कारकुन हैं और जम्मू कश्मीर, लद्दाख या हिमालयन रीजन के अंदर माहौलियात के एतबार से होने वाली तब्दीलियों पर मुसलसल अपनी बेबाक राय रखते रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। शुरुआत ज़रा इसी से, सरकार या ये जो सर्वे करने वाले लोग हैं ये फाइनली एक चीज़ तो कंफर्म कर देते हैं कि ख़तरा बरकरार है, पानी की कमी कल जाकर होगी। ये कल के प्रोग्राम में भी हमने एक ब्रीफ रिपोर्ट बताई थी। और दूसरा, भरवानी झीलें टूट सकती हैं, यानी नेचुरल डिजास्टर जो कम आज के वक्त में शायद नजर आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर खतरात बहुत ज्यादा है। ओवरऑल आपका क्या मुशाहिदा सारी सूरत हाल पर है, किस तरफ पूरा खित्ता, पूरा रीजन जा रहा है? देखिए, जो सरकार ने अभी रिसेंटली जो हमारी जो FGMC है, जो फोकस्ड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड मॉनिटरिंग कमेटी, इसके बारे में हमने काफी आवाज उठाई। हम गवर्नमेंट को, आपके प्रोग्राम में भी मैंने एक दो बार कहा कि गवर्नमेंट हैज टू रिमेन वेरी विजिलेंट, और एक कमेटी बननी चाहिए जो एक ग्लेशियर्स का मुआयना करना चाहिए। हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जम्मू कश्मीर में 540 ग्लेशियर्स हैं, जबकि लद्दाख रीजन में हमारे 3200 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। तो जो हमने 2013 उत्तराखंड या 2014 में जो हमने सैलाबें देखी जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में गवर्नमेंट अब फाइनली मुझे लगता है जाग गई है। जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने एक कमेटी का तश्कील दिया है, और मैं बहुत ज्यादा इस हिसाब से मुतमईन हूं कि जो ये कमेटी है ये मुश्तमिल, इसमें साइंटिफिक लोगों को भी, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को भी, और सब लोगों को मिलजुल के रखा गया है। जो एक बड़ा लिस्ट है वो शायद मेरे लिए अब यहाँ पे इस टाइम आपको बताना ठीक नहीं रहेगा, काफी बड़ा लिस्ट है जिसमें माहिरीन की जो खिदमत है वो सरकार ने तलब की है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि जब आप एक दिन 30.4 डिग्री का टेम्परेचर देखते हैं और दूसरे दिन फिर से आप टेम्परेचर 9 डिग्री का या 8 डिग्री का देखते हैं, मुसलसल बारिशें देखती है, तो हमें इस चीज से सीधे पता चलता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। आज 30 डिग्री से 10 डिग्री जाना, या पहले 10 डिग्री या 15 डिग्री से वापस 30 डिग्री जाना, कहीं ना कहीं पे हमें लग रहा है कि जो ये थ्रेट है, जो हमारा ग्लेशियर्स का जो ये टूटने का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा है। और सरकार को भी कहीं ना कहीं पे ये पता चल ही गया है कि इस चीज के लिए हमने एक फोकस्ड आउटबर्स्ट फ्लड मॉनिटरिंग कमेटी बनानी पड़ेगी। अगर हम माहिरीन का भी माने तो मुझे लगता है कि इस साल कश्मीर में जो गर्मियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। पिछले साल जो हमारे समर्स थे, जो हमारी गर्मियां थी, 132 साल में सबसे ज्यादा थी। लेकिन हमने देखा कि इस बार अप्रैल के 15 अप्रैल से पहले 30.4 डिग्री का जो टेम्परेचर हो गया, इससे सीधे ये पता चल जाता है कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो सेफ नहीं है। ये मेल्ट काफी ज्यादा हो रहे हैं, स्पीड इनकी काफी ज्यादा है। और जो अभी हम देख रहे हैं कि जो सरकार का एक जो ये जो फोकस्ड मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का ये है कि इसमें कहीं ना कहीं पे हमें, जैसे आप देख रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा अभी होने वाली है, वो एक जो हमारी जगह है वो काफी वनरेबल है इन ग्लेशियर्स के टूटने से, वहां पे काफी ज्यादा सैलाबें आ सकती है। और मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने इसमें जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जैसे आपने कश्तवार और गांधरबल की भी बात की, क्योंकि ये वो दो एरियाज है जहाँ पे ज्यादा हमारे जो ये एरियाज हैं वनरेबल टू द ग्लेशियर्स है। तो हमने देखना है कि जो हमारा बेसिकली जो फोकस्ड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड मॉनिटरिंग कमेटी, जिसको हम FGMC के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके से आपने बात कही, तमीदन के मौसम का मिजाज बदल रहा है, रात को थोड़ा सा हल्का ठंडा होता है, दिन में बड़ी गर्मी होती है, 2 दिन बाद अचानक से फिर डाउन होता है, तो कुछ अनसर्टिनिटी पैदा हो रही है। लेकिन इस बीच सयाहों का आना जाना भी है, हमारे लोग भी सयाहत के लिए बाहर जाते हैं, और स्पेशली प्रेफर किया जा रहा उन जगहों पर जाने के लिए जहाँ पर बर्फ़ है मौजूद या ग्लेशियर्स, नेचुरल ग्लेशियर्स रहते हैं। और अगर ये वार्निंग को हम देखें और जिस तरीके का फुटफॉल वहाँ पर बढ़ रहा है, ये दोनों को किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितना बड़ा खतरा है, और क्या स्टेट गवर्नमेंट को इस पूरे मामले पे कोई एहतियात आज से ही बरतनी होगी ताकि जून जुलाई अगस्त आते आते कोई इस तरीके का हादसा ना हो कि कल फिर हम हाथ मलते रहे और बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो जाए? देखिए गौर भाई, मैं सही आपने कहा। मैं इस पे ये, मेरी राय इस पे ये है कि देखिए, ये खाली एक साइंस नहीं है। जब हम ग्लेशियर्स को स्टडी करते हैं, वो खाली एक साइंस नहीं है, ये खाली सॉवर्जिनिटी की बात नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि मैं हमेशा कहता हूं, पिछले 20 साल से मैं चिल्ला के कहता हूं कि कश्मीर एक इको फ्रेजाइल जगह है। इसकी जो हमारी जितने भी यहाँ पे हम जाते हैं, जैसे हमारी टूरिस्ट प्लेसेज है, जो टूरिस्ट मैप पे अभी है, चाहे गुलमर्ग हो या सोनमर्ग हो, जहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा क्लोज है, एक कैरी कैपेसिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, जब हम गंडोला की टिकट्स को रेगुलेट कर सकते हैं, हम विजिट्स का भी कर सकते हैं। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे, अगर जम्मू एंड कश्मीर ने जो अभी FGMC का अभी फाइनली उन्होंने कहा कि एक
गैप, ये एक गैप जो अभी हमारी जो क्लाइमेट साइंस है और जो हमारी पॉलिसी है उसके दरमियान जो एक कम्युनिटी जो एक वनरेबिलिटी है ना, उसको कम करने के लिए जो ये कमेटी की तश्कील दी गई है, मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये कमेटी मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे इस पे भी बात करनी चाहिए कि जो हमारे एरियाज हैं जो बहुत वनरेबल है, जो बहुत वनरेबल है, जिनके डॉक्टर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, डॉक्टर जी, तौसीफ साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं और आज से ही करना चाहिए। अब जिस कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशंस देंगी या रिकमेंडेशंस देंगी या सरकार को किस तरीके की मदद ये करेगी? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि सरकार कमेटियां बनाती हैं, फिर वो अपनी रिपोर्ट देती है और रिपोर्ट दाखिली दफ्तर होने के बाद गुम हो जाती है, क्योंकि हमारे सरकारी बाबू न तो उस पर फिर काम करना की तो हिम्मत करते हैं और ना ही बाद में उसका फॉलो अप कहीं होता है। तो इस कमेटी को जिस खदखाल से आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो किस तरीके की है? क्या कोई पावर है इनके पास कि अगर डिसीजन हो तो वो ले सकते हैं या सिर्फ रिकमेंडेशन तक की है महदूद? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, पहली बार मुझे लगता है कि इस कमेटी में जो साइंटिस्ट्स को भी इस कमेटी के साथ रखा गया है, वो एक होप मुझे नजर आ रही है। अदरवाइज तो ऐसी कमेटीज पहले भी बनती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं पे सरकार इस चीज पे सीरियस हुआ है। और मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूँ, जिस हिसाब से, जिस स्पीड से हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि इस साल भी कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो कमेटी में जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी उसमें एक साइंटिफिक अप्रोच होगा, क्योंकि हमने इन चीजों को साइंटिफिकली भी समझना पड़ेगा। आज वर्ल्ड वाइड इन चीजों पे रिसर्च हो रही है और सही बात है, हम जैसे एक्टिविस्ट इस बात पे खड़े रहेंगे। अगर सरकार कोई भी पॉलिसी इस पे लाती है या सरकार इस पे कोई भी रिपोर्ट लाती है, हम उस पे खड़े रहेंगे जब तक वो अप्लाई नहीं होगा। देखिए, खाली आपने सही कहा, पॉलिसी बनाना या उसको फिर एक कलम बंद करके एक शेल्फ पे रखना, अब वो चीजें नहीं है। मैं कहता हूं कि सियासत के जितने सारे मसले अभी कश्मीर में चल रहे हैं, उन सारे मसलों से बड़ा ये मसला है। क्योंकि अगर कहीं फ्लड आता है या कहीं कोई ग्लेशियर टूटता है, उससे जो तबाही होगी ना, वो बियॉन्ड रिपेयर होगी, वो हम फिर ठीक भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे नजदीक अगर आप कहें इसी एतबार से और जो चीजें जो मुमकिन तौर पर खतरात हैं उनकी बात हो गई, एक आखिरी चीज आपसे समझना चाहेंगे, तकनीकी एतबार से कितना मजबूत है? सरकार कह रही है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, हम इस पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इस पर गौर फिक्र हो रही है। जहां तक इक्विपमेंट की, जहां मशीनरी की, जहां टेक्नोलॉजी की बात है, तो उस एतबार से भी हम कहीं स्ट्रांग है, कहीं एग्जिस्ट करते हैं, या सिर्फ कमेटियों तक ही चीजें महदूद हैं? नहीं, मुझे लगता है कि उस हिसाब से तो उतना ज्यादा है नहीं, मुझे उतनी ज्यादा तवक्को है नहीं कि, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, जो ग्लेशियर मॉनिटरिंग वर्ल्ड वाइड जो ग्लेशियर मॉनिटरिंग कमिटीज है, मैं आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि जो दुनिया की एक बहुत बड़ी ग्लेशियर टास्क फोर्स है, मैं उसका एक पार्ट हूँ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का। जब मैं उनकी मीटिंग्स अटेंड करता हूँ और मैं उनकी प्रिपेयर्डनेस देखता हूँ, उस हिसाब से तो हम कहीं एग्जिस्ट भी नहीं होते हैं। लेकिन जरूरी है कि अगर गवर्नमेंट की ग्लेशियर्स वाला, अभी तो हम यहाँ पर एक बेबी स्टेप ही चल रहे हैं। जो सरकार दावा पेश कर रही है कि जनाब फ्लड मैनेजमेंट में भी हम बहुत आगे चलेंगे, एडवांस सिस्टम हमारे पास आ गया, बात तब भी हो रही थी 2014 के बाद, जब वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी। उन्होंने कहा था कि जनाब इस तरीके का निजाम बनाएंगे ना कि आपको पता लगे पहले कि जनाब सैलाब आएगा, कितना आएगा, और ये कहा गया है कि वार्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे, आइडेंटिफाई भी प्लेसेस की गई। आप एक्टिविस्ट हैं, आपको कहीं नजर आई? मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है, ना पेपर पे ना ग्राउंड पर। हमारी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में सबसे बड़ी पीआईएल फ्लड पे चल रही है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप ने दायर की थी, उस पे हम अभी भी लड़ रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। आज तक जो ड्रेजिंग एक बेसिक है, जो फ्लड प्रिपेयर्डनेस से पहले एक जो प्रिपेयरनेस हम करते हैं, दैट इज ड्रेजिंग ऑफ द रिवर झेलम। ड्रेजिंग जो एक सिंपल फिनोमेना है, जो 8th क्लास के बच्चे को भी पता है, वो भी अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। उसमें भी काफी ज्यादा जो लूप होल्स वगैरह थे। बाकी जो प्रिपेयर्डनेस की बात, टेक्नोलॉजी की बात, मुझे लगता है हम उससे बहुत ज्यादा दूर है। गवर्नमेंट को सारे मसले पहले छोड़ के इस मसले पे जरूर सीरियसली बात करना चाहिए। खाली मॉनिटरिंग कमिटीज बनाने से कुछ नहीं होगा, इससे पहले भी बहुत सारी कमिटीज बनी है। इस बार इस पर भी थोड़ी सी फटाफट से बात रखिएगा, मैंने ब्रेक पर जाना है। उसके बाद ये जब ड्रेजिंग की हम बात करते हैं, तो हमारे पास एक ही फ्लड चैनल है, और जब हम रामबाग फ्लड चैनल के रामबाग के एरिया में आएंगे, सोलिना के आसपास के उस पूरे बेल्ट को देखते हैं जहां पर थोड़ी बहुत ड्रेजिंग, लेकिन जो ही आप पुल के पास आएंगे और फिर नीचे चलेंगे तो एंटायरली हाथ खड़े हो जाते हैं सबके, और सीधे लग रहा है कि जनाब अगर थोड़ी सी भी बारिश होगी तो पूरा इलाका पानी पानी दोबारा होगा। और जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए और जिस तरीके से वो करना था, वो तो आज तक भी नहीं हुआ। 2014 के सैलाब सबके सामने है।
मैं वही कह रहा हूं कि बेसिकली सरकार को इस बार देखिए, हमारे पास क्लियर इंडिकेशंस है कि जो आपको 74 इयर्स में नहीं हुआ वो है 30.4 जो आपको टेम्परेचर 12 या 13 अप्रैल को 2-3 दिन पहले जो हुआ। क्लियर इंडिकेशन सरकार के पास है। अगर वो अभी एक्ट नहीं करेंगे, कल को अगर कोई जानी या माली नुकसान इन फ्लड्स की वजह से होता है, आई थिंक दीज पीपल हैव टू बी पुट ऑन रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम अलार्म कर रहे हैं, हम कंटिन्यूसली अपनी जो अवेयरनेस है इनको बता रहे हैं, बार बार हम इनको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे हमारा जो माहौलियात है, हमारे जो इरेटिक वेदर पैटर्न है वो ठीक नहीं है, उसके बारे में प्रिपेयरनेस होनी चाहिए। आपके पास अभी टाइम है। कल को मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी जब आप फिर बोलेंगे, चलाएंगे कि हमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। बेसिक पहले यही है कि अगर हमारी फ्लड चैनल्स है उनको पहले ड्रज किया जाए, एटलीस्ट हम उस लेवल पे तो प्रिपेयर होने चाहिए कि जहां पे हम बेसिक्स पहले करें। फिर जो टेक्नोलॉजी है, मॉनिटरिंग है, फोकस्ड है, ग्लेशियर कमिटीज है, वो तो बात ही बात है, लेकिन बेसिक पे तो काम होना जरूरी चाहिए। बहुत और शुक्रिया अगर कल डॉक्टर को तौसीफ कुछ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और मुख्तर से बात करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तरफ से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, टूटने का बड़ा खतरा है क्योंकि हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है। दूसरा, फिर निपटेंगे कैसे? क्या हमारे पास वो फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है, अलार्म सिस्टम है? तो कहीं पर नहीं है। किताबों में बड़ी चीज़ें लिखी हैं, ग्राउंड जीरो, और हकीकत यही है कि उस मैनेजमेंट पर आज भी न डिजास्टर मैनेजमेंट, न इरिगेशन फ्लड एंड कंट्रोल, और ना ही वो जिम्मेदार लोग पूरी तरह से काम कर पाए जो शिद्दत के साथ इस काम को करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि शहर श्रीनगर का सबसे बड़ा अस्पताल, लेकिन अस्पताल के अंदर जो काम हो रहा है ना वो सल्यूट के लायक है, लेकिन अमले की कमी है। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों लोगों की कमी है। कहां पर कमी है वो भी आपको बताएंगे, और फिर आपको यह भी बताएंगे कि खेल यूथ डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर मुलाजमीन परेशान क्यों हैं और क्यों वो चाहते हैं कि हुकूमत की नींद टूटे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। बात जरा श्रीनगर के सबसे बड़े अस्पताल की करते हैं, जहां पर एक नहीं हजारों लोग हर दिन इलाज मुआवजे के लिए आते हैं। 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज भी चलती है, और ये खिदमत आज नहीं बल्कि पिछले कई दहाइयों से दे रहे हैं। लेकिन ये अस्पताल जितना पुराना है उतना हुकूमत की नज़रों से भी ओझल नज़र आ रहा है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हक इत्तलात कानून ने एक नई बात और एक नई बहस का आगाज कर दिया है। SMHS अस्पताल श्री महाराजा हरी सिंह हॉस्पिटल जो श्रीनगर के अंदर है, माना जा रहा है कि तकरीबन 400 के करीब पोस्ट वैकेंट पड़े हैं जी। SMHS अस्पताल श्रीनगर के अंदर 400 पोस्ट एक अस्पताल के अंदर वैकेंट पड़े हैं। और जब आप इन वैकेंट पोजीशनों को देखते हैं तो ये सिर्फ तिब्बी नीम तिब्बी अमला नहीं है, बल्कि क्रिटिकल पोजीशंस पर, इंतहाई हसास और अहम पोजीशंस पर जो आदमी होने चाहिए थे नहीं है। अब मैन पावर कम है तो क्या कामकाज में कमी है? तो पता लगता है कि जनाब कम मैन पावर होने के बावजूद भी अपनी हर खिदमत देने के लिए SMHS हमतन तैयार रहता है। तकरीबन 17,000 के करीब सर्जरीज की गई हैं एक साल के दौरान। 9,86,000 से ज़्यादा OPDs के अंदर साल 2023-24 के अंदर लोगों को देखा गया। डिस्पाइट द फैक्ट डॉक्टर, पैरामेडिकल और दीगर स्टाफ की कमी है, जो 400 पोस्ट वैकेंट है, उसके बावजूद मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। महाराजा हरी सिंह अस्पताल श्रीनगर का वाहिद पुराना अस्पताल है, लेकिन स्टाफ की मुसलसल कमी है। 400 पोस्ट करंटली वैकेंट इस अस्पताल के अंदर है, और ये तमाम इत्तलात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सामने आई है। और राइट टू इंफॉर्मेशन RTI के जरिए से जो सवाल का जवाब आया है, उसके तहत डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सर्जन, सीनियर ग्रेड नर्स, जूनियर ग्रेड नर्सेज, फार्मासिस्ट, ECG असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, रेडियोथेरेपी असिस्टेंट, ड्राइवर, लॉन्ड्री ऑपरेटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, कुक, स्वीपर और दीगर अमले की शदीद किल्लत SMHS अस्पताल के अंदर है। अब याद रखिएगा, सन 2023-24 यानी जो साल गुजर चुका, आदाद शुमार बता रहे हैं कि 9,86,000 से ज्यादा पेशेंट्स को OPD में ट्रीट किया गया। 1 लाख से ज्यादा पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें एडमिट किया गया इंडोर पेशेंट्स के अंदर साल 2024 के अंदर। और कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो सूरत हाल ये है कि डेथ रेट भी इस अस्पताल के अंदर कम है, डिस्पाइट की तमाम तर कमियां हैं। 3,521 डेथ्स रिपोर्ट हुई साल 2023 में, और साल 2024 में 2,214 अमवात इस अस्पताल के अंदर रिकॉर्ड की गई है। सर्जरीज की परफॉर्मेंस अपनी जगह बेहतर बताई जा रही है। जब आप साल 2023-24 को देखते हैं, 22-23 और 23-24 को जब आप खंगालेंगे तो पता लगेगा कि सर्जरीज भी बेहतर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कश्मीर के सबसे बड़े अस्पताल की सूरत हाल अगर ये है कि डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, फार्मासिस्ट नहीं और मल्टीटास्किंग वर्कर्स नहीं, सफाई का फुकदान वाला सफाई नहीं, तो सवाल तो उठते हैं कि जनाब OPD में बड़ा रश है, डॉक्टर नहीं है। हम तो तुरंत ये बताते हैं कि डॉक्टर नहीं है, दरअसल डॉक्टर ही नहीं है SMHS के अंदर। हम जाते कह रहे हैं जनाब जराही के लिए 2 महीने का वक्त दिया जी, तब तक तो बाहर इंसान पेशेंट मर भी जाएगा। जनाब वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि 400 के करीब असामियाँ खाली पड़ी हैं, और जिस हसास अस्पताल के अंदर 400 असामियाँ खाली पड़ी हो, उस अस्पताल को क्या मैं वेंटिलेटर पर मानूं? लेकिन वेंटिलेटर पर होने के बावजूद भी अगर ये काम ऐसन तरीके से करता है तो उस इंतजामिया का सल्यूट जो हमतन वहां पर इस वक्त काम करें। लेकिन इस खबर को सामने रखने का सिर्फ एक मकसद कि रियासती वजीर सेहत साहिबा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब, मकामी मेंबर असेंबली साहब जरा इसकी ओर तवज्जो दे, और सबसे पुराने अस्पताल श्रीनगर के सबसे पुराने अस्पताल को किस तरीके से रिवाइव किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, इस दरख्वास्त पर इस खबर को यहाँ पर हम रोकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब जरा एक और अहम तरीन शोबे की करते हैं, जिसका उतना ही बड़ा किरदार है, उतनी ही अहमियत है जितनी महकमा सेहत या शोबा सेहत की है। जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा तालीम के हवाले से या हायर एजुकेशन के हवाले से इकदामात मुसलसल किए जा रहे हैं, लेकिन कई कमियां, परेशानियां, मुसीबत ऐसी है जो परेशानी न सिर्फ डिपार्टमेंट के अंदर बैठे लोगों के लिए भी, बल्कि डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की जिनकी ख्वाहिशें हैं वो काम करना चाह रहे हैं, या वो लोग जो कल को जाकर उस बच्चे को
या उस नस्ल को तालीम देने के लिए इकदामात या कोशिशें कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर या खित्ते का मुस्तकबिल कहलाते हैं। बात हम तालीमी मैदान में उतरने वाले लोगों की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे काम जो कि इल्तिवा का शिकार हैं। आज बात ज़रा फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर्स की कर लेते हैं जिनकी रेगुलराइजेशन का एक इशू वैसा ही है जैसे डेली वेजेस का इशू बन गया है, जैसे 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स का है, कॉलेज लेक्चरर्स का है, जैसे उस नॉन टीचिंग स्टाफ का मसला है जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहा है। एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत, एक प्रोसीजर के तहत इंटरव्यूज़ के बाद उनको महकमों में लगाया गया, लेकिन अभी भी रेगुलराइजेशन या मुस्तकली के ऑर्डर्स इनके हक में जारी नहीं हुए, ना कोई कदम उठाया गया। और जब हम इनकी वजूहात को मालूम करते हैं तो पता चलता है कि मुतलका हुकाम या सरकार इस सिलसिले में जो सर्विस रूल्स हैं उनको ही मतलब अभी तक नहीं कर सकी है। वही ताखीर सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन रही है। और गुज़श्ता 17 बरसों से ये तमाम जो फिज़िकल एजुकेशन लेक्चरर्स हैं इनकी सिर्फ और सिर्फ अगर एक डिमांड थी वो 17 बरसों से पूरी नहीं, तो बाकी बातों को तो छोड़ दीजिएगा। पूरी यूटी के अंदर, पूरी स्टेट के अंदर ये परेशानी उन तमाम फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर्स के लिए बनी है जो साल 2008 में फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ या फिर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ अगर डायरेक्टली कहें तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन 17 बरस की खिदमात के बावजूद भी आज 2025 के वस्त में जब हम कदम रखने जा रहे हैं, जो 2008 में शुरू जिन फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर जो लेक्चरर्स थे जिन्होंने काम शुरू किया था वो आज भी इंतज़ार करें और इनका इंतज़ार तवील होता चला जा रहा है। और इतलात के मुताबिक साल 2008 के बाद कानूनी या जो लवाजमात पूरी करनी थी, जो कार्रवाइयाँ करनी थी वो भी की गई, कुछ एक चीज़ें छोड़ी गई। हालात तो ये भी है कि ना सन 2012 के कोर्ट ऑर्डर्स को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, कोर्ट के ऑर्डर्स को। सीधे श्रीनगर, इमरान नाइको, ये जो हम कह रहे हैं कि जनाब खेल की सरगर्मियों को बढ़ावा दें और खेल की और नौजवानों को लगाया जाए ताकि वो उस खेल से दूर हो जाए जो मंशियात का खेल जम्मू कश्मीर के अंदर खेला जा रहा है, लेकिन इस खेल की कहानी ये है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, फिजिकल टीचर्स हैं और दीगर लोग हैं, वो हुकूमत पर चश्म नगर लगाए हुए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि 17 साल से जो उनका बनबाज चल रहा है, जो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उस पर सुनवाई हो। मुकम्मल तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है, कब तक ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है और क्या कोई संजीदगी इस पूरे महकमे में कहीं नजर आ रही है? देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट है कि फिजिकल एजुकेशन के जो लेक्चरर्स हैं जो जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं ये लेक्चरर्स, और तकरीबन जिस तरह से आसिफ साहब ने कहा 17 साल हुए हैं और इनकी जो तनख्वाह है, जो बाकी लेक्चरर्स है जैसे पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर है, इकोनॉमिक्स कोई पढ़ाता है, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स या बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी वो भी लेक्चरर्स हैं और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले भी लेक्चरर्स हैं, लेकिन हाथ ये है कि उनकी एक तनख्वाह है और इन लोगों की दूसरी तनख्वाह है। से फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले लेक्चरर की 50,000 है तो पॉलिटिकल साइंस वाला भी लेक्चरर है, वो भी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता है हायर सेकेंडरी में और उसकी सैलरी है 80,000। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन सा है, एक भेदभाव सा जाहिर सी बात है ये दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि एक कोशिश की गई थी इन लेक्चरर्स की जानिब से, इन्होंने कैट का भी दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन फाइनली हाई कोर्ट की तरफ से एक रिलीफ मिला था और उन्होंने गवर्नमेंट को क्लियर कट डायरेक्शंस दी थी कि एक तो ये जो आपने सैलरी में इनका जो इसमें डिफरेंसेस है, एक तो ये बराबर कीजिए, इसमें कोई ऊंच नीच ना रखी जाए, ये डायरेक्शन कैट ने भी इनकी सुनी थी, उनकी भी डायरेक्शन थी। और साथ ही गवर्नमेंट के सामने भी कई बार इनका इशू रखा गया और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये भी है कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स है उनके पास तो सर्विस रूल्स नहीं है। और उस तनाजुर में भी एक बार गवर्नमेंट ने एक कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया था। उस कमेटी से ये कहा गया था कि जितने भी फिजिकल एजुकेशन के जो लेक्चरर्स हैं डिफरेंट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज के अंदर, इनका एक डेटा जमा कराया जाए और जितने और इनकी जो क्वालिफिकेशन है, इनके जो जहाँ जहाँ इन्होंने अपने जो डिग्रीज है वो लाई है, और वो कमेटी भी बनी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कोई इस पे जो है अमल दरामद नहीं की, खासकर जो कोर्ट की डायरेक्शन से। मुझे याद है जब आलोक कुमार साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और मैंने उनको SKICC में 1-2 बार पूछा था इस इशू के ऊपर, खासकर कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस टाइम,
और उस वक्त मैंने उनसे पूछा था कि ये बहुत बड़ा इशू है कि अभी तक सर्विस रूल उसको नोटिफाई नहीं किया गया था। जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन थे तो उस टाइम भी मैंने पर्सनली उनसे पूछा था, जब वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे तो ये इनके मामले पर, इनके इशू पे पूछा था उनसे, डिस्पाइट हैविंग की एक कोर्ट की डायरेक्शन है, लेकिन एश्योरेंस दी गई और ये भी कहा गया था एज सुन एज पॉसिबल इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन दिन गुजरते जा रहे हैं और अल्टीमेटली जो ये लेक्चरर साहिबान है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, और इनके पास वैलिड डिग्रीज है, और अगर वैलिड डिग्रीज नहीं होती तो जाहिर सी बात है फिर ये स्कूल्स में नहीं पढ़ाते गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज के अंदर। लेकिन 17 साल गुजरने के बावजूद भी इनका मसला जूं का तूं है, और बाद में गवर्नमेंट ने फिर से एक नई रिक्रूटमेंट की, दोबारा से तकरीबन 200 से ज्यादा लेक्चरर्स को तैनात किया, लेकिन उसके बाद भी ना तो इनकी सैलरी एनहांस हुई, एनहांस तो दूसरी बात है कि बराबर नहीं हो पाई जो दीगर जो लेक्चरर्स है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज के अंदर। दूसरा ये कि जो इनकी परमानेंट का इशू है, इनकी मुस्तकली का इशू है, वो भी होल्ड पे रखा गया और उसको उस पर भी गवर्नमेंट ने कोई जो है अच्छा, जल्दी से एक चीज और भी बताइएगा, जहां हम इन लेक्चरर्स की बात कर रहे हैं, रोजाना बुनियादों पर हायर एजुकेशन के हवाले से बड़े बयानात आते हैं कि तरजीहात में चीजें शामिल हैं, लेकिन 10+2 लेक्चरर्स का उनका भी परेशानी अपनी जगह। लद्दाख में सैलरीज तक बढ़ाई गई, यहाँ पर मसला वैसा का वैसा। कॉलेज के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, मसला ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या कहीं पर सरकार इन 6-7 महीनों में कोई बात इन के हवाले से करती नजर आए, और क्या मुस्तकबिल में कोई एक्सपेक्टेशंस हैं कि हिकमत अमली तरतीब दी जा सके? ज़्यादा नहीं, कम से कम लद्दाख या बाकी जगहों पर जिस हिसाब से लेक्चरर्स या जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स काम करते हैं, कम से कम जो पे स्केल है उसमें तो लेवल हो कहीं पर। देखिए आसिफ साहब, दुनिया उम्मीद पर कायम है और हर एक की उम्मीद है। ये सिर्फ +2 के या 10+2 के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट लेक्चरर्स का ताल्लुक नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट में काम करने वाले, चाहे वो कैजुअल लेबर्स है, चाहे वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मुलाजिम है, चाहे वो आम शहरी हो जिसके साथ ये सरकार ने वादा किया था कि उसको 10 किलो फ्री राशन मिलेगा और 5 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसी तरीके से बहुत सारे वादे किए गए। चूंकि उम्मीद सारी है और पर्टिकुलरली हम इस वक्त फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर्स की बात कर रहे हैं, उनकी भी यही उम्मीद है कि एक नई हुकूमत बनी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़े एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना यूसुफ साहिबा या सीएम साहब जो है, लेकिन इस तरीके के एग्रेशन हमने एलजी साहब के दौर में भी देखे। जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे वो अपने प्रोटोकॉल पे बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, लेकिन अगर मामला हल होते, अगर मसाइल हल होते तो शायद ये सफर्स, इस तरीके की परेशानी हमारी यूथ नहीं देखती, खासकर ये लेक्चरर्स की जहाँ तक हम बात करते हैं। तो अब उम्मीद यह है कि रिसेंटली जिस तरह से हमने देखा कि एक नई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया गया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, और ये भी डायरेक्शंस दी गई थी खासकर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो कैबिनेट मिनिस्टर सकीना यतू है कि इदारे में जो खामियां हैं और जो लूप होल्स है उनको दूर किया जाए, और जहां जहां पे भी इश्यूज है, और उन्होंने उस पे तमाम ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी है कि वो सारा डेटा उनको सबमिट करें सो दैट सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाए। और उनमें से ये फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का लेक्चरर्स का मसला भी है, उम्मीद है कि इसको भी देखा जाएगा। दूसरा ये कि जिस तरह से गवर्नर साहब ने आगाज में कहा कि 2019 के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में एक नैरेटिव चलाया गया है, जी यहाँ यूथ है, वो है, ये है, और स्पोर्ट्स को ज्यादा प्रमोट किया गया और इतना पैसा यहाँ पे खर्च किया जा रहा है और किया गया है। मैं समझता हूँ जो स्पोर्ट्स पे यहाँ पैसा खर्च किया गया, उन पैसों पे यहाँ पे 10 कैंसर के हॉस्पिटल्स और 10 यूनिवर्सिटीज भी बनी होती। बहरकैफ वो भी एक हमारे लाइफ का करिकुलम का सिस्टम है। आप स्पोर्ट्स पे पैसा, चलिए बहुत शुक्रिया इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइक को हमारे साथ थे। ये परेशानी तो एक तरफ है, लेकिन अखराजात में इजाफा हो रहा है तो इससे मुक़द्दस सफ़र भी मुतासिर हो रहा है। हज 2025 के हवाले से तैयारियां चल रही हैं, साथ साथ आप कॉल्स भी करिएगा, आप तक खबर भी पहुंचेगी। चारों नंबर्स पर आपके कॉल्स हमें आएंगी तो आपके कॉल रिसीव भी साथ साथ करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज़मीन हज की तादाद आप देखें तो गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 70% तक कमी हुई है। बुनियादी वजह ये कि अखराजात में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, और ये किसी एक रियासत या किसी एक जगह की बात नहीं है, ये सूरत हाल तकरीबन हर एक स्टेट के अंदर रही है। और जो आदाद शुमार जिस चीज़ की तरफ रेफ़र कर रहे हैं उनमें जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासतों या यूटीज़ में एक है, जहां 2023 के मुकाबले 70% तक की कमी आज़मीन हज की तादाद में आ गई है। साल 2023 के बाद यानी 2024 और 25 का ये जो वक्त गुजरा है, पिछले साल 2024 में 7008 आज़मीन की जानिब से सफ़र महमूद पर जो लोग गए थे, हज की अदायगी जिनकी जानिब से यकीनी हुई,
और एक तो ये कि जो फ़िज़ाई कंपनियां हैं, एयरलाइंस की तरफ से जो मुसलसल किराए में इजाफे करना, अचानक से ऐलानात कर देना, उनके जो अखराजात हैं वो परेशानी का सबब बन रहे हैं, काफ़ी बोझ पड़ा। दूसरा, सऊदी अरब के अंदर मकामी अथॉरिटीज़ की जानिब से सख्ती बरतना, सख्त इकदाम उठाना। अब जाकर पिछले दिनों आपने देखा वीज़ा के हवाले से परेशानी कर दी गई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी आज़मीन को उठाना पड़ा। अचानक से बीच में एक और ऑर्डर आया जिस पर हमने देखा कि यूनियन टेरिटरी के अंदर भी काफ़ी हाहाकार मचा। और जम्मू कश्मीर से 242 लोग लद्दाख से साल 2025 में हज के लिए जाएंगे, जो तैयारी कर चुके हैं, और 4 मई से 15 मई के दरमियान जाएंगे। लेकिन पिछले 2 बरसों में पता चलता है कि तकरीबन 65 से 70% लोग कम हज पर गए हैं। ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। जो अखराजात हैं 2024 के आदादोशुमार से तकरीबन 8200 के आसपास जो लोग थे, उनमें से 8147 लोगों की दरख्वास्तें हैं वो मुतलका हुकाम को हासिल हुई। 7008 लोग बाद में जाकर सफ़र महमूद के लिए रवाना हुए। इसी तरीके से जो सरकार के मुताबिक इस बार जो इंतज़ामात किए गए हैं, पिछले कुछ सालों के आप देखेंगे तो 2015 के बाद सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हुई है। लोग तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हज पर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन बीच में वो जो सब्सिडी वाला मसला था, फिर स्पेशल कोटा के तहत, फिर टूर ऑपरेटर्स की तरफ से बाकी तमाम लोग, यानी हर जगह से थोड़ा थोड़ा ताउन होता था, तो अखराजात के हवाले से कोई बोझ आज़मीन पर नहीं पड़ता था। लेकिन एक्सपेंसेस, एक तो एयरलाइंस के, दूसरे इस बार मुसलसल उसमें इजाफा होना, कवानीन का सख्त होना, हुकूमतों के दरमियान तालमेल पर भी सवाल उठाता, और दूसरी जानिब इसका बराह रास्त असर कैसे जम्मू कश्मीर पर पड़ा है, उस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। मुस्तक़बिल में क्या होगा ये आदादोशुमार बताते हैं कि सूरत हाल अगर ऐसी रही तो सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। चलिए, चारों नंबर्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, आपके कॉल भी ज़रा साथ साथ कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 4 नंबर्स जिनमें आप 125 876 699 और 448 पर कॉल कर सकते हैं। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। 0191 जब भी आप कॉल करें तो ये कोड लगाना मत भूलिएगा। चंद ही मिनट्स हैं, फटाफट से कॉल करें, अपनी बात जल्दी से रखिएगा। जब तक आपकी कॉल्स आती हैं, यूनियन टेरिटरी लद्दाख के हवाले से भी खबर आपको बताते हैं, जहां पर 20 मई का सबको इंतज़ार है। मरकज़ी क़यादत यानी वज़ारत दाखिला और लद्दाख की सियासी कायदीन के दरमियान एक और मुलाकात होने जा रही हैं, लेकिन दिल्ली से मुज़ाकरात में खलल डालने का इल्ज़ाम मरकज़ के ज़िर-इंतज़ाम लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर भी अब फिर से लगना शुरू हुआ है। बिल्कुल, कल मुश्तरका इजलास हुआ जी ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस LAB और KDA के, जिस दौरान ये कहा गया कि जो बातें अभी तक की गई है दिल्ली के अंदर और जिस तरीके से उसका कुछ इतलाक यहाँ पर होना था वो नहीं हो पा रहा है, और जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया लद्दाख के अंदर काम कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो इन तमाम सियासी कोशिशों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही है। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि UT एडमिनिस्ट्रेशन सबोटाज कर रही है मुज़ाकरात को मरकज़ के साथ। ताहम ये अब LAB और KDA जो है वो मुसलसल मिलते रहेंगे, और 20 तारीख से पहले भी यानी 20 मई को नई दिल्ली रवाना होने से पहले भी मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। और दिल्ली से बराह रास्त मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जो अभी तक मुज़ाकराती अमल किया गया है उसका ऑफिशियल नोट भी जारी किया जाए, और साथ साथ बताया जाए कि सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किस तरीके से उठाया जाए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस रात देर के लद्दाख के अंदर की है जी दोनों एसोसिएशंस ने, जो LAB और KDA है। चलिए, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से? हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अगर ये रिटायरमेंट लोग होते हैं, मुलाजिम रिटायर होते हैं, तो उनको बेनिफिट क्यों नहीं मिलते हैं? 6-6, 7-7 महीने हो गए हैं, यहाँ तक कि कम्यूटेशन ये किस्त काट लेते हैं, लेकिन कम्यूटेशन अभी नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। गुज़श्ता दिनों भी ये शिकायत कुछ रिटायर्ड मुलाजमीन की तरफ से की गई हैं, और इस मामले पर देखिए जो बजट से पहले और बजट के बाद जो आदादोशुमार हम पेश कर रहे थे उनका असर साथ साथ दिखना शुरू हुआ। हमारी ख़बरों की तस्दीक बहुत सारे लोग करते हैं, पहले GP का मसला और बाकी सारी चीज़ें हुकूमती इदारों या ज़िम्मेदारान की जानिब से खुलकर अगरचे इस पर कोई बात नहीं की गई, ताहम असेंबली के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये बात इस बार भी इशफाक उठाई गई है। बिल्कुल जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है कि ये जो मुलाजमीन वाला मामला है, क्योंकि इनकी बाद में ये सारा कुछ इसी पर चलाते हैं, पेंशन हो या फिर ग्रेजुएटी का मामला हो, ये मिलना चाहिए था टाइम पर। शायद ख़जाने खाली थे, अब कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी होगी आने वाले दिनों में। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बोल रहा हूँ।
जी जैसे खबर पहले चली थी कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी का जो एमएलए है उसने ये चलाया था कि एजुकेशन जो प्राइवेट अकेडमी है जी ये फीस ज्यादा नहीं लेंगे जी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जो कि प्राइवेट अकेडमी है ये LKG UKG के 20-20 हजार 18-18 हजार रुपए वो ले रहे हैं। शायद उन्होंने किस बुनियाद पे ये स्कीम चलाई जो सिटी और राजौरी है, शायद उसकी मिली भगत होगी। कभी उन्होंने प्राइवेट अकेडमी में ध्यान ही नहीं दिया। वो प्राइवेट अकेडमी वाले माफिया इतने हैं, उन्होंने जब भी कोई बच्चा दाखिल कराने के लिए जाता है वो पैसे लेने के बाद वो रिसीट ही नहीं देता। मैं गुजारिश करूंगा जो आपके थ्रू ये कम से कम ये इतनी आवाज तो उठाएं जो प्राइवेट अकेडमी वाले माफिया हैं, इस पे थोड़ा ध्यान दें। चलिए बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी। मुझे उम्मीद है कि नाज़िम तालीम जम्मू भी, कश्मीर भी और मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर भी थोड़ा हरकत में आकर इस मामले को देख लें जी। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी, नाम बताएं कहाँ से? सर मैं शबीर अहमद बानियारी से बोल रहा हूँ। जी शबीर साहब, शबीर साहब फटाफट से अपनी बात रखिएगा। चलिए जी ड्रॉप करें जी, एक और कॉलर दे दीजिए। बात करते हुए ना टीवी की आवाज आपने बंद करनी है, तब जाकर आपकी और हमारी कम्युनिकेशन सही हो सकती है। एक और कॉलर। हेलो हेलो जी, सत श्रीकाल, मैं करण से खालसा बोल रहा हूँ। सत श्री अकाल जी, श्रीनगर से बोल रहा हूँ जी, बैजू नगर से। जी जी जी। और मैंने अपना ना एक फर्द बनाने के लिए अप्लाई किया था। अच्छा जी। 11 फरवरी को। हाँ। एक महीने के बाद मुझे बोला गया कि आपकी जमीन कम है जी, इसमें 2 मरले कम हो गई है, जमाबंदी में ये हो जाता है। अच्छा। फिर उसने वो बनवाया तो अभी बोल रहे हैं कि आपकी ये जो नक्शाबंदी है इसमें बैंक का नाम नहीं लिखा हुआ है। अच्छा। किस बैंक से लोन लेना है वो भी लिख के दिया। ये रेवेन्यू वाला जो मामला है ना, ये सिर्फ आपका नहीं है बल्कि एंटायर जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स का हिसाब यही है कि अहमद की टोटी महमूद के सर चली गई है, ज़मीन कम हो गई है या नक्शे में कोई गड़बड़ हुई है। और यही वजह थी कि लास्ट टाइम मेरे ख्याल से असेंबली के अंदर अली मोहम्मद डार साहब जो है MLA, उन्होंने इस बात की और एक हाफ एन आवर डिस्कशन भी रखा था, लेकिन हंगामे की नज़र वो नहीं हुआ। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि ये रेवेन्यू वाले मामले कर कोई संजीदा नोटिस ले और देखे कि ये ग्रीवेंस जो लोगों की है ये किस तरीके से हल हो। बहुत ज्यादा गड़बड़ है जी, पता ही नहीं लग रहा कि किसकी जमीन किसके यहाँ चली गई। और ये जो 2-2, 3-3 मरले वाली बातें ये तो बिल्कुल आम हो गई है, बिल्कुल मसला बना हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। लास्ट कॉल ले लेते हैं जी प्रोग्राम की। हेलो हेलो जी, सर आदाब। आदाब आदाब। जम्मू से सूरज चोपड़ा बोल रहा हूँ सर। जी सूरज जी बताएं सर, बात रखें आप। कैसे हैं जनाब? ठीक सर, ऐसा है कि मैं जैकफेड से रिटायर हुआ। जैकफेड वाइंड अप हुई 2019 में जी। 50 से ज्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं। गवर्नमेंट पैसा देने को तैयार नहीं है, जबकि जैकफेड की अपनी प्रॉपर्टी इतनी है सर कि अगर जो हेड ऑफिस की प्रॉपर्टी जम्मू BC रोड में है, अगर ये हर आदमी को 2-2 मरल का प्लाट भी दे देना सर, इनको पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो कमिश्नर सेक्रेटरी है या बाकी नीचे लोग हैं, रजिस्ट्रार है, कोऑपरेटिव, कोई किसी की मानता ही नहीं। ब्यूरोक्रेट्स आज की डेट में किसी की नहीं मान रहा है। तो ये हुकूमत में कोई बैठे सर, उमर साहब हो, महबूबा मुफ्ती हो, कोई बीजेपी का बैठ जाए, कोई मोदी की जगह कोई और दूसरा बैठ जाए, कोई चैन नहीं होने वाला। कोर्ट से सर लोगों को मैंडेट मिला हुआ है, कोर्ट ने डबल बेंच का फैसला है, इनको पेमेंट दे दो, कोई पेमेंट देने को राजी नहीं है। कहाँ जाए लोग? सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहां से भी कोई मानने को नहीं है। इसलिए यहाँ बिल्कुल साहब आपका मामला बड़ा सही है। मुझे याद है परसों जब बजट हो रही थी तो बजट के अंदर भी कुछ मेंबर्स ने जब ग्रांट्स की बात हो रही तो उस वक्त भी ये मामला आया कि जैकफेड के जनाब मुलाजमीन हैं और जो सरकार का हक बनता है वो अभी तक उन्हें नहीं मिला है। अगर उस पर कोई बराह रास्त जवाब बिल्कुल नहीं है। अभी तो आपने कहा कि इसमें कोर्ट ऑर्डर भी है, तो मुझे लगता है कि जनाब सरकार ने कोई बीच का फैसला लेकर, बीच का रास्ता लेकर इससे लाइबिलिटी को ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये वो मुलाजमीन है जिन्होंने अपनी खिदमत दी है और सरकार ने उस इदारे को बंद किया, न कि मुलाजमीन ने बंद किया। तो आपकी तो कोई गलती नहीं थी। लेट अस होप सो कि अदालत का फैसला चले और रिट चले अदालत की, सबसे बड़ी बात यही होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम सलाम जेके में आज, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। जब तक के लिए अपनी नेक दुआ में आप सबको याद रखें। छोटा सा ब्रेक के उस पार हिंदी में ताज़ा तरीन खबरनामा।